अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें हमारे पास चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ख़त्म हो गया था। तो स्टूडेंट्स होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और आप लोगों ने जो मुझे क्विज़ अटैम्प्ट करके सेंड किए हैं वो भी बहुत अच्छे आप लोगों ने सेंड किए हैं, तो उस सब के लिए तारीफ़ है आप सबके लिए। और सेकंड चीज़ स्टूडेंट, जो बाकी चैप्टर रह गया है उसको भी प्रिपेयर करें अच्छा सा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसका भी टेस्ट लिया जाएगा आपसे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, आज जो है हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और वो है चैप्टर नंबर 19। और चैप्टर नंबर 19 आपके पास है यहाँ पे एटॉमिक, यहाँ पे स्पेक्ट्रा, ठीक है। और ये आपके पास लेक्चर नंबर 10 बनता है क्योंकि फर्स्ट 9 लेक्चर्स जो है वो चैप्टर नंबर 17 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और चैप्टर जो लेक्चर नंबर 10 है वो स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, जो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और दूसरा जो टॉपिक है वो है लेजर, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो लेजर है वो टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। लेजर समझने के लिए आपको कोई पिछली नॉलेज ना भी हो तो आप लेजर टॉपिक समझ सकते हो काफी हद तक, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रायर नॉलेज भी होनी चाहिए कि एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरह होती हैं। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ उसकी सिस्टमेटिक यहाँ पे अरेंजमेंट देखेंगे कि किस तरह ट्यूब वगैरह में हम एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जरा एक्सरेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सरेज की मैंने सिर्फ एक समरी सी बनाई है, वरना एक्सरेज काफी डिटेल टॉपिक है कि एक्सरेज क्या होती हैं और किस किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक्सरेज जो डिस्कवर की थी वो 1895 में एक साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था यहाँ पे रोंटेजन। तो रोंटेजन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की। लेकिन एक्सरेज डिस्कवर तो रोंटेजन ने की, लेकिन कह लें कि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक्सरे में वो किसकी है, वो आपके पे मोजले की है। और आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, मोजले लॉ। तो मोजले लॉ कह लें साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास तकरीबन 30 एलिमेंट्स को यूज करके एक्सरेज की प्रोडक्शन कराई और एक्सरे के बारे में डिटेल नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड की। तो सबसे पहले एक्सरेज जो हैं वो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने वो 7 टाइप्स की पढ़ी हुई हैं। एक्सरेज हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल लाइट हो गई, इंफ्रारेड, गामा रेज, और आपके पास रेडियो वेव्स और साथ में माइक्रोवेव्स। उनमें से एक पार्ट किसका है, एक्सरेज का है। और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको जो जब ट्रेवल कर रही होती हैं तो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑस्किलेट करा रही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने चीज को डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर वेव इस तरह राइट साइड मूव कर रही है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑस्किलेट कर रही होगी, कम ज्यादा हो रही होगी, और इसके साथ साथ थर्ड एक्सिस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी ये बिहेवियर शो कर रही होगी। तो ये वेव की डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कह लें, और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और तीनों चीजें जो हैं आपस में म्यूचुअली यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब तीनों चीजें आपस में 90 का एंगल बना रही होती हैं। अब ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम एक प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। मतलब अगर मीडियम ना भी हो तब भी ये प्रोपोगेट कर जाएंगी, और मीडियम होगा उसमें से भी प्रोपोगेट कर जाएंगी, लेकिन हर मीडियम में इनकी स्पीड डिफरेंट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम होगा तब इनकी स्पीड इतनी होगी, और इनकी स्पीड मीडियम डिपेंडेंट होती है। अगर हम कोई सॉलिड अगर हम ग्लास ले लें तो उसमें इनकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो इनको प्रोपोगेशन के लिए तो मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। और ये जो इतनी स्पीड है ये सिर्फ वैक्यूम में आपको मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिस तरह गैमा रेज हो गई और एक्स रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इन सब में जो स्टूडेंट्स असल में डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनकी यहाँ पे एनर्जी का। सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो गैमा रेज हैं, और गैमा रेज के बिल्कुल ही बाद जो सेकंड नंबर आता है वो एक्सरेज का आता है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरेज जो है वो वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, मतलब हर रेडिएशन फोटॉन से मिलकर बनी होती है जिसको क्वांटा भी कहते हैं हम। और जो आपके पास यहाँ पे एक्सरे के जो फोटॉन्स होंगे वो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, और एक्सरे से भी ज्यादा जिनकी एनर्जी होती है वो गैमा रेज होती हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप एक इक्वेशन पढ़ते हो, E = hf। h जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और f जो है फ्रीक्वेंसी है, और E अमाउंट ऑफ एनर्जी है फोटॉन की। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर किसी फोटॉन की या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। तो हम ये कहते हैं कि एक्सरेज जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये आप ये रिलेशन भी देख सकते हो, E इज इक्वल टू hc/λ। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है। तो आप एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप भी देख सकते हो। तो एक्सरेज की 3 चीज़ें याद रखें, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और तीसरी चीज़ इनकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है और इनकी वेवलेंथ तकरीबन 10 पिकोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। पिको 10 की पावर -12 और यहाँ पे नैनो 10 की पावर -9 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरेज के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। अब हम टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज समझने के लिए ना आपको ये डायग्राम अच्छी तरह समझनी होगी। अगर आप ये डायग्राम पूरी अच्छी तरह समझ लो तो आप कह लो आपको प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज अच्छा समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कोई भी अगर एक्सरेज हैं, सबसे पहले हम इस ट्यूब को समझेंगे। ये पूरी ग्लास ट्यूब है, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई हुई है ये पूरी एक ग्लास ट्यूब है। इसको और ये ग्लास ट्यूब जो है इसको ग्लास चैम्बर भी कह सकते हो आप, और इसमें एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है इसलिए इसको एक्सरे ट्यूब भी कह सकते हो। और जिस साइंटिस्ट ने ये ट्यूब बनाई थी उसको आप कॉलेज ट्यूब भी कहते हो, ठीक है। तो ये कॉलेज ट्यूब हम अभी देखेंगे भी। कॉलेज ट्यूब हम किसी भी ऐसी ट्यूब को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन थर्मियोनिक एमिशन से हो रही हो, ठीक है। और थर्मियोनिक एमिशन भी हम देखेंगे। तो इसको आप यहाँ पे कॉलेज ट्यूब भी कह सकते हो, एक्सरे ट्यूब भी कह सकते हो, और ये पूरा ग्लास का बना होता है इसलिए इसको ग्लास चैम्बर भी कह सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पूरा एक ग्लास चैम्बर है। सबसे पहला जो पार्ट डिस्कस करते हैं वो ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहले ये एक बैटरी लगी हुई है, डीसी बैटरी, उसके साथ ये एक फिलामेंट लगा हुआ है। इस फिलामेंट को मैंने नाम दे दिया F। अब ये जो वोल्टेज है इसको नाम देंगे फिलामेंट वोल्टेज, और ये जो हमने कॉइल लगाई इसको फिलामेंट। और ये बिल्कुल फिलामेंट वैसा ही है जिस तरह अगर आप पुराने बल्ब आप देखो जो घरों में आपके पास येलो कलर की जो लाइट प्रोवाइड करते थे फ्लोरोसेंट बल्ब्स, उनमें भी अगर आप देखो तो इसी तरह का ये फिलामेंट यूज होता था, जो कि टंगस्टन हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो ये हमारे पास फिलामेंट है, उसके साथ ये बैटरी लगाई जिसको फिलामेंट वोल्टेज नाम देंगे। उसके बाद हमने ये पूरी एक प्लेट ली और इस पूरी प्लेट को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ये पूरा एक मटेरियल लिया, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमने देखे आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी चीज को नेगेटिव्स के साथ कनेक्ट करो तो वो चीज क्या बिहेव करती है, ऐसा कैथोड। तो ये चीज बिहेव कर रही है ऐसा कैथोड, और इस चीज को जो है आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो इसको आप नाम दोगे एनोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस पूरे ट्यूब में वो ये मटेरियल है। इस मटेरियल को नाम देते हैं टारगेट मटेरियल। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं, वर्किंग नहीं, वर्किंग अभी हम डिटेल में इसमें देखेंगे। उसके बाद ये टारगेट मटेरियल एक एनोड के साथ कनेक्ट होता है, और ये एनोड कौन सा मटेरियल है, ये कॉपर है। अब कॉपर ही क्यों लिया इसकी भी रीजन भी हम आगे देखेंगे। और ये जो टारगेट मटेरियल है, ये टारगेट मटेरियल किस किस तरीका, ये कौन कौन से मटेरियल का हो सकता है, ये प्लेटिनियम भी हो सकता है और ये टंगस्टन भी हो सकता है। और एनोड जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कॉपर ले रहे हैं। उसके बाद एनोड के साथ जो ये पाइप से लगे हुए हैं ये वाटर फ्लो के लिए हैं, ठीक है। यहां से वाटर एंटर होगा और यहां से वाटर की आउटलेट होगी, और वाटर आउटलेट अभी और इनलेट हम इसलिए यहां देखेंगे इसको कूल डाउन रखने के लिए। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अब देखें होता क्या है। सबसे पहले ये जो हमने फिलामेंट यूज किया है, ये फिलामेंट का ये काम है कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करेगा, ठीक है। और ये फिलामेंट जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है उसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के काफी सारे तरीके हैं, जिसमें से एक ये जो तरीका हम यहां यूज कर रहे हैं वो थर्मियोनिक एमिशन है। अब थर्मियोनिक एमिशन में स्टूडेंट्स होता क्या है, थर्मियोनिक एमिशन में हम किसी चीज में से करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो होने की वजह से उसका हीट टेम्परेचर बढ़ता है, और कोई चीज टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर दे उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो बैटरी है इसका काम है थर्मियोनिक एमिशन, और ये फिलामेंट के साथ कनेक्टेड है इसको फिलामेंट वोल्टेज नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये अगर आप चीज देखें, ये जो ब्लू सी शो हो रही है आपको, ये असल में विंडो है, और ये विंडो बनी होती है लेड मटेरियल की। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि टारगेट हमने इस तरह क्यों बना है। स्टूडेंट्स ये चीज याद रखें, इस टारगेट का जो एंगल होता है ये 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, ये जो एंगल बन रहा है। और 45 डिग्री के एंगल पे इसलिए रखा जाता है ताकि यहां से जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो वो आपस में परपेंडिकुलर हो। मतलब ये भी हम देखेंगे इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरह,
और जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरेज जो है वो परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस होंगी इस तरह। तो ये जो एंगल बनता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और एक्सरेज के दरमियान ये 90 एंगल होता है, ताकि ये, और ये विंडो क्या है, ये विंडो हम कंट्रोल कर रही होती है कि हमें कब एक्सरेज चाहिए और कब एक्सरेज नहीं चाहिए। अब इसकी जरा यहाँ पे अरेंजमेंट में आते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो फिलामेंट हमने यूज किया हुआ है एफ, ये आपके पास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अब इमिट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने का तरीका है उसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और थर्मियोनिक एमिशन में होता क्या है, आपको एक फिलामेंट वोल्टेज लोगे और फिलामेंट वोल्टेज जो है वो अब आपके पास फिलामेंट में से करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, जिसको हम थर्मियोनिक एमिशन नाम दे रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने कहा यहाँ पे एनोड है, वो एनोड किस मटेरियल का होना चाहिए, वो कॉपर होना चाहिए। और कॉपर ही क्यों चूज लिया हमने, असल में कोई भी ऐसा मटेरियल लेना है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब यह है कि उसमें से हीट आसानी से पास हो जाए, वो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर ले, तो वो सबसे अच्छा मटेरियल हमारे पास कॉपर है। उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कही वो था टारगेट मटेरियल, जिसको हमने डायग्राम में यहाँ पे शेडेड एरिया से भी शो किया हुआ था। और हमने कहा टारगेट मटेरियल दो तरह से, दो चीजें ले सकते हैं, या तो प्लेटिनियम ले लें या फिर टंगस्टन ले लें। अब ये मैंने इनके कुछ मेल्टिंग पॉइंट लिखे। प्लेटिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 1700 के अराउंड है और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 3500 के अराउंड है। अगर आप इन दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखो तो इन दोनों मटेरियल्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हैं। असल में टारगेट मटेरियल जो हम चूज करते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो उसका एटॉमिक नंबर हाई हो और दूसरा और जो सेकंड पॉइंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, ठीक है। और एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह यह है, देखें स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपको मैं बेसिक्स और इसका अब ओवरव्यू बता देता हूं। असल में एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, जब भी कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आके किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो वो उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के जो आपके पास यहाँ पे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं। मतलब एक अगर समझ लें एक एटम में 3 शेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो जो पहले शेल में या जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आके उनके साथ नॉकआउट स्ट्राइक करेंगे और उनको नॉकआउट कर देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। फिर जब इनर शेल्स को फिल करने के लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो जब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है टुवर्ड्स आपके पास यहाँ पे लोअर शेल, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। और देखो बाहर के इलेक्ट्रॉन तभी जब हमारी कोशिश ये होती है कि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो, और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा तब रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन दूर से जंप करेगा। और दूर से जंप करने का मतलब है ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास शेल्स काफी ज्यादा हो, और शेल्स ज्यादा होने का मतलब है स्टूडेंट कि उसका एटॉमिक नंबर हाई हो। अगर हम छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे तो आपके पास लाइटर अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे तो उनमें तो इतने ज्यादा शेल्स ही प्रेजेंट नहीं है। जब शेल्स ही इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है तो उसमें ट्रांजिशंस भी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन्स जंप भी नहीं कर सकते, और जब जंप और अगर करीब के शेल अगर जंप भी करें ना तो स्टूडेंट्स जो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस एनर्जी बनती है वो एक्सरेज को मैच नहीं कर रही होती। तो अगर हमने एक्सरेज प्रोड्यूस करानी है तो हमारी कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स दूर से जंप करें, मतलब हायर शेल से जंप करें। और क्योंकि जितने दूर से जंप करेंगे आपको पता है हायर शेल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, जितने हायर शेल्स से जंप करेंगे टुवर्ड्स आपके पास यहाँ पे इनर मोस्ट शेल्स उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतने ज्यादा चांसेस हैं हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो। तो इसलिए हम कहते हैं हाई एटॉमिक नंबर, जो कि सिर्फ आपने कंसेप्टली याद रखना है। और दूसरी चीज है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी वजह भी अभी हम आगे देखेंगे कि हम जो टारगेट मटेरियल यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होना चाहिए। ठीक है, एक बैटरी जो थी जिसका काम था फिलामेंट को करंट प्रोवाइड करना, और फिलामेंट को करंट प्रोवाइड करके फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना, एक तो वो बैटरी थी। और दूसरी जो बैटरी आपने टॉप पे देखी थी उसको हमने नाम दिया था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम क्या होता है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम ये होता है कि अगर आप नाम में देखो एक्सेलरेट कराना, अब किसको अब एक्सेलरेट कराना, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कैथोड से, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम है उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना। तो हमने यही कहा कि हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज ऑफ ऑर्डर 50,000 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और एनोड और कैथोड को आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो वो जो हमने ऊपर डीसी वोल्टेज यूज किया था उसका तकरीबन ऑर्डर 50,000 के अराउंड होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पे। अब वर्किंग में होता क्या है, अब वर्किंग में यही होगा, हमने सबसे पहले अगर आप
वहीं से स्टार्ट करो जो हमने सबसे पहले फिलामेंट लिया था। तो फिलामेंट करता क्या है, फिलामेंट के साथ हमने एक बैटरी लगाई हुई है जिसको फिलामेंट वोल्टेज नाम दिया। उस फिलामेंट वोल्टेज से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, जो फिलामेंट वोल्टेज है वो करंट प्रोवाइड करेगा फिलामेंट को, और फिलामेंट में से जब करंट आपके पास पास करेगा तो फिलामेंट जो है गर्म होकर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, जिसको हमने नाम दिया था थर्मियोनिक इमिशन। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड आर एक्सीलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको इसकी स्टूडेंट्स डायग्राम अगर याद हो आपको, ये हमने यहाँ फिलामेंट यूज किया था और सामने हमने इस तरह का ये टारगेट मटेरियल, और इस टारगेट मटेरियल के साथ साथ हमने ये पीछे कैथोड यूज किया था। और ये जो हमारे पास एनोड है, क्योंकि इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया हुआ था, और ये जो है हमारे पास कैथोड है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखें, ये कैथोड नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश ये है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके इस टारगेट के साथ स्ट्राइक करें। ठीक है। और इस कैथोड के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज इसलिए रखा है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ये, और ये जो कैथोड है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान रिपल्शन हो और ये इलेक्ट्रॉन एक बीम की तरह हो जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब शुरू में रिलीज हो तो ये इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। और ये इस तरह जो है वो आपके पास किस वजह से हो सकते हैं? इस कैथोड की वजह से, क्योंकि कैथोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी और वो जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो जरा इस तरह हो जाएगी, तो इस तरह। और ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे और इस टारगेट मटेरियल में वही सारा काम करेंगे जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। इसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो नॉकआउट करेंगे और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जब उनको फिल करेंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें, ये जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक हो रहे हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है उनको निकालने के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और उनको निकाल कौन रहे हैं? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इनको नॉकआउट कर रहे हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगी तभी वो इस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं। और इनको इलेक्ट्रॉन्स, इनको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, इनको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको एनोड बनाया, और एनोड का मतलब है ये पूरा मटेरियल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस एनोड के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी और उतनी ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। इसीलिए हम ये जो एनोड को जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो 50,000 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, और 50,000 वोल्ट प्रोवाइड करने का मकसद यही है हमारे पास, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। तो स्टूडेंट्स, उसकी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डेरिवेशन भी की है। हमने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन हमने कितना कहा? तकरीबन 50,000 वोल्ट के अराउंड होता है डीसी वोल्टेज। आपने चैप्टर नंबर 1 में 11 में ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप फर्स्ट में पढ़ चुके हो। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। इसी फॉर्मूले को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब V जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज है, और Q है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हमने कहा, और ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। फिलामेंट वोल्टेज का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है, बस। उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम किसका है? उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम है ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का, जो 50,000 वोल्ट है। हमने कहा इस पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 50,000 वोल्ट। तो जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो उनको हम कहते हैं यहाँ पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हो जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो। अब होगा क्या, ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से या फिलामेंट से जो निकले थे वो जाके किसके साथ स्ट्राइक करेंगे? वो टारगेट के साथ स्ट्राइक करेंगे, और टारगेट वही चीज है जो हमने क्या यूज किया था, जो कि प्लेटिनियम, या फिर हमने जो दूसरा मटेरियल यूज किया था, कोई सा भी आप इन दोनों में से मटेरियल चूज कर सकते हो, या फिर टंगस्टन। तो ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकले थे फिलामेंट में से, ये प्लेटिनियम या टंगस्टन के साथ, जो कि ऐसा टारगेट बिहेव कर रहा है, उसके साथ स्ट्राइक करेंगे, और जैसे ही वो उस टारगेट के साथ स्ट्राइक करेंगे उस मटेरियल में से एक्सरेज जो हैं प्रोड्यूस हो जाएंगी। और एक्सरेज जो प्रोड्यूस होंगी वो कहां से पास करेंगी? विंडो में से। विंडो अगर हमने ओपन की हुई होगी तो वो एक्सरेज पास हो जाएंगी, और अगर विंडो क्लोज होगी तो वो एक्सरे पास नहीं होगी, क्योंकि हमने जो विंडो का मटेरियल यूज किया था स्टूडेंट्स वो था लेड,
और लेड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक्सरेज जो हैं ज़्यादा अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर होगा एक्सरेज से तो एक्सरेज हार्मफुल भी हैं, इसलिए हम एक विंडो यूज़ करते हैं ताकि उसकी हम पेनिट्रेशन को कंट्रोल कर सकें, जब हमें चाहिए होगी तब ओपन और नहीं चाहिए तो क्लोज कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स की जितनी काइनेटिक एनर्जी है क्या वो सारी इलेक्ट्रॉन्स की नॉकिंग में इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने में यूज हो रही है या नहीं हो रही, मतलब एक्सरेज प्रोडक्शन में यूज हो रही है नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो असल में दो कामों में यूज हो रही है। एक तो यूज हो रही है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में, मतलब कुछ उन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका कह लें कि आपके पास बहुत कम पोर्शन जो है ना वो सिर्फ कह लें अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 100 है उसमें से समझ लें सिर्फ 5 या 10% जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में यूज हो रहा है। बाकी अब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कहां जाती है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कभी भी एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहां जा रही है, वो जा रही है उस टारगेट मटेरियल का टेम्परेचर राइज करने में, एनर्जी राइज करने में। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली जाके उस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उस मटेरियल की भी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब उस मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उस मटेरियल का टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। तो हमने यही कहा कि टेम्परेचर ऑफ टारगेट मटेरियल राइजेस। इसीलिए स्टूडेंट्स यही वजह है, इसलिए हमने कहा था कि हमने टारगेट मटेरियल ऐसा यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होता टारगेट मटेरियल का तो थोड़ी सी ही इलेक्ट्रॉन, अभी कुछ ही देर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स ने आके कोलाइड करना था, और अगर उस टारगेट मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होता तो वो टारगेट मटेरियल ही मेल्ट हो जाता। इसलिए हमने ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो, जिसके पास एटॉमिक नंबर भी ज्यादा हो और सेकंड चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, ताकि वो मटेरियल इतनी आसानी से मेल्ट ना हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो भी हमने कहा कि आपके पास जो टारगेट मटेरियल है उसमें हीट जनरेट हो रही है। अब जो टारगेट मटेरियल में जो हीट जनरेट हो रही है, असल में हमने कोशिश ये करनी है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक टारगेट मटेरियल पहुंच ही ना पाए, और टारगेट मटेरियल अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक हम नहीं पहुंचाना चाह रहे तो उसका मतलब यह है कि हमने उस टारगेट मटेरियल में से हीट एब्जॉर्ब करते रहना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उन मटेरियल्स के साथ एक हीट सिंक लगा देते हैं। हीट सिंक स्टूडेंट, जिस तरह अगर आप कंप्यूटर्स की टर्म्स में बात करो, आपका जो प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर के ऊपर एक बड़ा सा हम हीट सिंक लगाते हैं, और उस हीट सिंक का मकसद ये होता है अगर आपका प्रोसेसर अगर वार्म अप हो रहा है तो वो हीट सिंक उस प्रोसेसर में से हीट को एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह हम यहां पे भी यही काम करते हैं कि जो टारगेट मटेरियल होता है उस टारगेट मटेरियल के साथ हम एक ऐसा हीट सिंक लगाते हैं। और ये हीट सिंक क्या है, ये हीट सिंक जो हमने शुरू में एनोड यूज किया था, और ये एनोड किस मटेरियल का था, कॉपर का। इसलिए हमने कहा था कि हमने ऐसा मटेरियल लेना है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट से मतलब क्या है, ताकि वो जो टारगेट मटेरियल देखें, क्योंकि आपने अगर देखा हो डायग्राम में तो ये जो हमारे पास टारगेट मटेरियल था और इस टारगेट मटेरियल के पीछे ये बड़ा सा जो है ये सारा कॉपर है, एनोड बिहेव जो कर रहा था। तो जैसे ही इस टारगेट मटेरियल में जो हीट जनरेट होगी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी सारी कॉपर को, क्योंकि हमारा मकसद है हमने इस टारगेट मटेरियल को बचा के रखना है। तो अब सारी की सारी हीट जो ट्रांसफर हो गई वो कॉपर को ट्रांसफर हो गई, और कॉपर ने आसानी से उस हीट को एब्जॉर्ब भी कर लिया। और क्यों एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसको हम हीट सिंक भी बोलते हैं जनरल टर्म्स में। उसके बाद स्टूडेंट्स अब कॉपर का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कॉपर जो है वो टारगेट से जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कॉपर को जरा कूल डाउन रखने के लिए, उसका टेम्परेचर यहाँ पे कम रखने के लिए हम एक नॉर्मल तरीका लगाएंगे जो आपने शायद मार्बल कटिंग में भी देखा हो। जो बड़े बड़े ब्लेड्स जो हैं जो कि मार्बल कटिंग कर रहे होते हैं, उन ब्लेड्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली पानी का फ्लो किया जा रहा होता है, ताकि ब्लेड्स जो है वार्म अप होकर खराब ना हो या टूट ना जाए। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉपर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द टारगेट। अब कॉपर में से हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस कॉपर में से हीट को बाहर निकालेंगे, और हीट को बाहर निकालने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेंगे, वाटर की। तो अगर आप डायग्राम में देखिएगा तो एक जगह से पानी की इनलेट है और दूसरी जगह से पानी की आउटलेट है, तो यहां से पानी अंदर की तरफ आएगा। और वाटर ही क्यों यूज किया, क्योंकि वाटर की आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसलिए हमने वाटर यूज किया। तो यहां से यहां से ठंडा पानी आएगा, कोल्ड वाटर आएगा, इधर से इनलेट होगा, ये कोल्ड वाटर इधर एंटर होगा, इस सारे कॉपर की जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से वाटर आउटलेट हो जाएगा। तो यहां से कह लें कोल्ड वाटर एंटर हुआ, और यहां से जो है वार्म या फिर हॉट वाटर लीव करेगा। इस तरह वाटर जो है
अंदर की तमाम जो कॉपर ने हीट एब्जॉर्ब की थी वो वाटर अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा। तो ये काम था वाटर का। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एक और चीज आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो टाइप्स ऑफ एक्सरेज हैं, और ये एक्सरेज की जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर है। अब एक्सरेज का आपको पता है कि एक्सरे जब हम अपनी बॉडी का भी कराते हैं तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में से एक्सरेज जो है वो गुजर जाती हैं। जिस तरह हमारा जो आपके पास बोन्स वाला पार्ट है उसमें से एक्सरेज नहीं गुजरती, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्लैश वाला पार्ट है, गोश्त है, उसमें से एक्सरेज गुजर जाती हैं। तो कुछ एक्सरेज को हम कहते हैं सॉफ्ट और दूसरी जो एक्सरेज है उनको कहते हैं हार्ड। अब सॉफ्ट एक्सरेज किसको कहते हैं? सॉफ्ट एक्सरेज ऐसी एक्सरेज को कहते हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि वो उस मटेरियल के अंदर कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है, कितना अंदर तक जा रही हैं। तो सॉफ्ट एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, ये किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड एक्सरेज है वो है हार्ड एक्सरेज। अब हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ये किसी मटेरियल के अंदर काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। स्टूडेंट देखें, अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर कम है मतलब इनकी आपके पास यहाँ पे एनर्जी कम होगी, और हार्ड एक्सरेज की अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब अगर इनकी एनर्जी कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। और हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स सॉफ्ट एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हार्ड एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? सॉफ्ट एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं लो वोल्टेज पे। अगर स्लो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लो वोल्टेज कौन सा है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम कम रखें, देखें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन कम मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन कम मिलेगी तो वो स्लो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और अगर ये स्लो इलेक्ट्रॉन्स जाके टारगेट के साथ स्ट्राइक करें और टारगेट जो एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा वो एक्सरेज कहलाएंगी सॉफ्ट एक्सरेज। तो अगर हम वोल्टेज कम रखते हैं तो स्लो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द जो आपने यहाँ पे फिलामेंट यूज किया था, और उन स्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एक्सरेज होंगी उनको सॉफ्ट एक्सरेज। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें, अगर हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो आपके पास आपके एनर्जी काफी ज्यादा होगी, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे तो उनकी जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम नाम देंगे हार्ड एक्सरेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट और आपके पास यहाँ पे हार्ड रे। उसके बाद मैं आपको डायग्राम में जो है वो एक चीज जरा दोबारा शो करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम में किस तरह की काम करती है। एक चीज और भी याद रखें कि ये पूरा वैक्यूम चैम्बर है, मतलब इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी और आपके पास दूसरी तरह की गैस वगैरह प्रेजेंट ना हो, और अंदर का जो हम प्रेशर है वो बहुत कम रखते हैं। आपके पास तकरीबन 10 की पावर 6 टॉर्क के अराउंड हम इधर अंदर का प्रेशर रखते हैं, बहुत लो प्रेशर रखते हैं अंदर, वैक्यूम तकरीबन एज्यूम करते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सारे की सारी इस टारगेट के साथ जाके स्ट्राइक करें, रास्ते में किसी और चीज के साथ स्ट्राइक ना करें। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये यहां से फिलामेंट इसको हीटअप करेगा, ये फिलामेंट जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, और ये जो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से इमिट होंगे इन कैथोड, और ये कैथोड की इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक बीम की तरह जाएंगे और उस बीम की तरह जाके इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे। और जैसे ही इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे, ये उस टारगेट मटेरियल के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। उसकी वजह से जब आपके पास हायर शेल्स के जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। और स्टूडेंट्स ये नीचे जो है ये विंडो हमने यूज की हुई है। उसके बाद अगर आप देखें ये टारगेट मटेरियल बिल्कुल किसके साथ अटैच्ड है, ये एनोड के साथ अटैच्ड है, और ये एनोड सारी जो है जो कि हमने कॉपर लिया हुआ है, ये सारे के सारी इस टारगेट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एनर्जी अपनी बाहर किस तरह डिसिपेट करेगा, ये वाटर के थ्रू इंडेट करेगा। तो स्टूडेंट डायग्राम को आप लाजमी बनाएं, और उसके बाद आप डायग्राम बनाने के बाद आप मजीद जो लेक्चर आगे आप प्रोसीड करें, तभी फिर आपको ज्यादा अच्छा डायग्राम के साथ समझ आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज और साथ में हम डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कहाँ यूज कर रहे हैं एक्सरेज की वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।